चिल्ड्रन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आज हम इस वीडियो में देखेंगे पार्ट 7 सौर ऊर्जा, कल की ऊर्जा के प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसके शब्दार्थ यानी कि मीनिंग से। घनीभूत, घनीभूत यानी कि इकट्ठा या एकत्र। ऊर्जा मतलब शक्ति। अक्षय, जिसका कभी नाश ना हो। अजस्त्र यानी कि अंतहीन यानी कि लगातार, एंडलेस। अभ्यस्त मतलब आदि यानी कि हैबिचुअल। आविष्कृत, कोई नई वस्तु खोज कर निकालना यानी कि इन्वेंट करना, डिस्कवर करना, ऐसा। अर्धचालकीय यानी कि विद्युत चालक, इलेक्ट्रिक ड्रिवन। भूगर्भीय यानी कि धरती के अंदर जमा हो यानी कि फ्रॉम द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। प्रक्षोपित यानी कि छोड़े गए, यानी कि प्रक्षेपित का मतलब होता है छोड़ना, जैसे कि रॉकेट छोड़ा जाता है, लॉन्च करना वर्ड यूज करेंगे। प्रहारक, प्रहारक का मतलब मारने वाला, जो मारता है वो। वाङ्मय यानी कि साहित्य, अनादि, जिसका आदि अंत ना हो। तापीय, ऊष्मा से संबंधित यानी गर्मी से रिलेटेड। अंचलों, इलाकों। सौर जल ऊष्मक यानी कि सोलर वाटर हीटर, हिंदी में ये कहा जाता है इसको। पूर्ण रूपेण यानी कि पूरी तरह से, कंप्लीटली। वंचित, बिना, विदाउट। परावर्तक, किसी सतह से प्रकाश की किरण का टकराकर निश्चित नियमों के अनुसार वापस आ जाना यानी कि रिफ्लेक्शन। परावर्तक मतलब रिफ्लेक्शन। चलिए क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे बच्चों इस चैप्टर के। आधुनिक युग में सौर ऊर्जा का उपयोग किन प्रक्रियाओं से किया जाता है, यानी कि आधुनिक युग यानी कि मॉडर्न टाइम्स के अंदर, आजकल के समय में जो सौर ऊर्जा है यानी कि सोलर एनर्जी है, इसका उपयोग किन तरीकों से किया जाता है। प्राचीन ग्रीक समाज में सौर ऊर्जा का प्रयोग भवनों को ठंडा और गर्म रखने के लिए में किया जाता था। यानी कि ग्रीक समाज जो था, ग्रीक सोसाइटी जो थी, उसके अंदर भी सौर ऊर्जा यानी कि ये जो सोलर एनर्जी है, इसका उपयोग किया जाता था घरों को ठंडा और गर्म रखने के लिए। इसी प्रकार रोमन साम्राज्य में शीशे के परावर्तकों के प्रयोग से प्राप्त ऊष्मा से विभिन्न प्रकार के काम लिए जाने से उदाहरण भी मिलते हैं। तो अगर रोमन समाज की बात करें, रोमन साम्राज्य यानी कि रोमन एम्पायर, तो वहाँ भी लोग ना शीशों का उपयोग करके जो सूरज की गर्मी रहती है उसको रिफ्लेक्ट करते थे, जिससे गर्मी प्राप्त होती थी। ऐसे भी हमें एग्जाम्पल्स मिलते हैं पुराने समय से। वहाँ सौर ऊर्जा को विभिन्न प्रकार के शीशे के परावर्तकों के द्वारा घनीभूत कर शक्तिशाली प्रहारक अस्त्र के रूप में शत्रु सेना के विनाश के लिए भी प्रयोग किया जाता था। तो इवन उस समय जो बड़े बड़े शीशे होते थे, उन शीशों से जो रोशनी होती है सूर्य की, उसको रिफ्लेक्ट करके शत्रु सेना के ऊपर हमला भी किया। आपने देखा होगा, जब सूरज अगर आ रहा है और आपको एकदम से सामने से रिफ्लेक्शन आ जाए तो आपको दिखना ही बंद हो जाता है। तो ऐसे करके दुश्मन सेना जो थी, यानी कि जो भी दुश्मन अटैक किया जाता था जिनके ऊपर, उनको दिखना बंद हो जाएगा कुछ समय के लिए, उनकी आंखें चौंधिया जाएंगी और वो देख नहीं पाएंगे। उतनी देर में मौके का फ़ायदा उठाकर उन पर अटैक किया जा सकता था। तो ऐसे प्रकार से, मतलब इस प्रकार से वो लोग इसका उपयोग करते थे। आगे देखें हम। उपयोग की दृष्टि से सौर ऊर्जा को कितने भागों में बांटा जा सकता है। अब सौर ऊर्जा जो है उसको कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं, कितने पार्ट्स में उसको बांटा जा सकता है उपयोग की दृष्टि से, यानी कि यूजेज के हिसाब से अगर हम बात करें, जनरली नहीं, यूजेज के हिसाब से बात की गई है। सौर जल ऊष्मक से भारी मात्रा में जल को 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जा सकता है। विशेषज्ञों के प्रयोग से बिजली की भारी बचत संभव है। अब सौर जल ऊष्मक यानी कि सोलर वाटर हीटर जो है, इससे
पानी जो है उसको 60 डिग्री सेल्सियस तक हम गर्म कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो बिजली को काफ़ी बचा सकते हैं हम लोग। सोलर कुकर का उपयोग किया जा सकता है भोजन पकाने के लिए। भोज्य पदार्थों में अधिकतम पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। और जो अगर आप सोलर कुकर का यूज़ करते हो, ऑल्दो ये प्रोसेस थोड़ा स्लो रहता है, लेकिन अगर आप सोलर कुकर में खाना बनाते हो तो हमारे जो फूड आइटम्स होती हैं इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पूरे प्रोटेक्टेड रहते हैं, यानी कि उड़ते नहीं हैं। वरना हम खाना जो ओवर कुक कर देते हैं कुकर वगैरह के अंदर या कढ़ाई में, पैन में, तो वहाँ उसके जो पूरे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो सारे के सारे हमको नहीं मिल पाते हैं। यह हॉट केस का भी काम करता है, जिससे इसमें बनने वाला भोजन देर तक गर्म और ताज़ा रहता है। अब सोलर कुकर जो रहता है उसके अंदर जो खाना बनता है वो लंबे समय तक गर्म रहता है, और ये एक तरह से हॉट केस का भी उपयोग काम करता है। हॉट केस। अगला प्रश्न है बच्चों, अमेरिका ने फोटोवोल्टेइक सेलों का प्रयोग कब और किस लिए किया? अमेरिका द्वारा 1954 ईस्वी में अंतरिक्ष यानों की बिजली के लिए फोटोवोल्टेइक सेलों का भी प्रयोग किया गया है। तो अंतरिक्ष यान जो हमारे सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं, उनको एनर्जी देने के लिए भी फोटोवोल्टेइक सेलों का उपयोग किया गया था 1954 में यूएसए के द्वारा। सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन किस प्रकार किया जाता है? सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी से विद्युत उत्पादन यानी कि बिजली कैसे बनाई जाती है? आइंस्टाइन द्वारा आविष्कृत प्रकाश वोल्टीय पद्धति का इस्तेमाल सौर ऊर्जा से बिजली का करंट प्राप्त करने के लिए और मॉड्यूलों यानी कि पैनलों के प्रयोग के लिए होता है। ये सौर मॉड्यूल या पैनल सौर सेलों से मिलकर बनते हैं। इन सौर सेलों के निर्माण में सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम, सल्फाइड जैसे फोटोवोल्टेइक पदार्थों का उपयोग होता है। यानी कि आइंस्टाइन ने जो हमको मॉड्यूल बताया है, जो उन्होंने प्रकाश वोल्टी यानी कि लाइट एनर्जी से कैसे आप बिजली बना सकते हो ये बताया है। तो उसके लिए जैसे आज आप देखते हो जनरली हमारे घरों के ऊपर सोलर पैनल्स लगे होते हैं। सोलर पैनल्स के अंदर सोलर सेल्स होते हैं, और सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं, जैसे कि जर्मेनियम, कैडमियम, सल्फाइड या फिर सिलिकॉन। और ये जो हैं ये सूरज की रोशनी को इकट्ठा करते हैं, पकड़ते हैं और उसको बदल देते हैं बिजली के अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। आजकल घरों के ऊपर आप अक्सर ये लगे हुए देखते होंगे। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या खोज की? अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे उन्होंने सूरज की रोशनी को बिजली की धारा में बदलने की तकनीक की खोज की। यानी कि सूर्य की रोशनी को आप कैसे बिजली की धारा में बदल सकते हो। आज कौन कौन से देश फोटोवोल्टेइक सेलों का प्रयोग किस लिए कर रहे हैं? आज किन देशों ने यूज़ किया पहले वो देखें। यूएसए, इंग्लैंड, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो हैं, जो कि विकसित हैं, विकसित मतलब डेवलप्ड, ये फोटोवोल्टेइक सेलों का प्रयोग प्रक्षेपित संचार उपग्रहों की विद्युत आपूर्ति के लिए कर रहे हैं। प्रक्षेपित संचार उपग्रह यानी कि जो लॉन्च किए जा चुके हैं संचार उपग्रह यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो है ना, उनको एनर्जी यानी कि उनको भी तो एनर्जी चाहिए ना, उनके एनर्जी के लिए लोग फोटोवोल्टेइक सेलों का उपयोग कर रहे हैं। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर। अब हम अगला चैप्टर जो है सुनहरा मुर्गा, काला बंदर और लाल अमरूद का पेड़, इसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे अगले वीडियो के अंदर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।